नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी का शीर्षक है भाभी। भाभी ब्याह कर आई थी तो मुश्किल से 15 बरस की होंगी। बड़वार भी पूरी नहीं हुई थी। भैया की सूरत से ऐसे कांपती थी जैसे कसाई से गाय। मगर साल भर के अंदर ही तो वह जैसे मुंह बंद कली से खिलकर फूल बन गई। शरीर भर गया, बाल घमेरे हो गए, आँखों में हिरनों जैसी घबराहट दूर होकर गरूर और शराब भर गई। भाभी थोड़ा आज़ाद किस्म के खानदान से थी। कॉन्वेंट में शिक्षा पाई थी। पिछले साल उसकी बड़ी बहन एक ईसाई के साथ भाग गई थी। इसीलिए उसके माँ बाप ने डर के मारे जल्दी से उसे कॉन्वेंट से उठाया और चटपट शादी कर दी। भाभी आज़ाद माहौल में पली थी। हिरनियों की तरह कुलाचे भरने की आदी थी। मगर ससुराल और मायके दोनों तरफ से उस पर कड़ी निगरानी थी। और भैया की भी यही कोशिश थी। अगर जल्दी से उसे पक्की गृहिणी न बना दिया तो वह भी अपनी बड़ी बहन की तरह कोई गुल खिलाएगी। जबकि वह शादीशुदा थी, अतः उसे गृहिणी बनाने पर जुट गए। 4-5 साल के अंदर भाभी को घिस घिसाकर सचमुच सबने गृहिणी बना दिया। वह 3 बच्चों की माँ बनकर भद्दी और ठस हो गई। अम्मा उसे खूब मुर्गी का शोरबा गोंद खिलाती, भैया टॉनिक पिलाते, और हर बच्चे के बाद वह 10-15 पौंड बढ़ जाती। धीरे धीरे उसने बनना संवरना छोड़ दिया था। भैया को लिपस्टिक से नफरत थी। आंखों में मनोकाजल और मस्कारा देखकर वह चिढ़ जाते। भैया को बस गुलाबी रंग पसंद था। भाभी अधिकतर गुलाबी या सुर्ख ही कपड़े पहना करती थी। गुलाबी साड़ी पर सुर्ख ब्लाउज या किसी गुलाबी के साथ हल्का गहरा गुलाबी। शादी के समय उसके बाल कटे हुए थे, मगर दुल्हन बनाते समय तेल चुपड़कर बांधे गए थे। लेकिन लगातार बच्चे होने के कारण वह थोड़ा गंजी हो गई थी। वैसे भी वह बाल कसकर बांध लिया करती थी। उसके मियाँ को वह मैली कुचैली ऐसी ही बड़ी प्यारी लगती थी। और मायके ससुराल वाले भी उसकी सादगी को देखकर उसकी तारीफ के गुण गाते थे। भाभी थी बड़ी प्यारी सी, मक्खन जैसी रंगत, सुडौल हाथ पांव। मगर उसने इस बुरी तरह अपने आप को ढीला छोड़ दिया था कि खमीरे आटे की तरह बह गई थी। भैया उससे 9 बरस बड़े थे, मगर उसके सामने लौंडे से लगते थे। वैसे ही सुडौल कसरती बदन वाले, रोज वर्जिश करते, बड़ी एहतियात से खाना खाते, बड़े हिसाब से सिगरेट पीते, यूं ही कभी विस्की बियर चख लेते। उनके मुख पर अब तक लड़कपन था। थे भी 31 बरस के, मगर 24-25 बरस के ही लगते थे। उफ, भैया को जीन्स और स्कर्ट से कैसी नफरत थी। उन्हें यह नए फैशन की बेआस्तीनों की शरीर पर चिपकी हुई कमीज से भी बड़ी घिन आती थी। तंग मोरी की सलवारों से तो वह ऐसे जलते थे कि तौबा खैर। भाभी बेचारी तो सलवार कमीज के काबिल रह ही नहीं गई थी। वह तो बस अधिकतर ब्लाउज और पेटीकोट पर ड्रेसिंग गाउन चढ़ाए घुमा करती थी। कोई जान पहचान वाला आ जाता तो भली वही अपनी नेशनल ड्रेस पहनने रहती। कोई खास मेहमान आता तो अक्सर वह अंदर ही अंदर बच्चों से सर मारा करती। जो कभी बाहर आना पड़ता तो वही मैली सी साड़ी लपेट लेती। वह गृहिणी थी, बहू थी, और चहेती थी। उसे रंडियों की तरह बन सवर कर किसी को लुभाने की क्या आवश्यकता थी। और भाभी शायद यूं ही अधेड़ और फिर बूढ़ी हो जाती। बहुएं ब्याह कर लाती, जो सुबह उठकर उसे झुक कर सलाम करती, गोद में पोता खिलाने को देती। मगर खुदा को कुछ और ही मंजूर था। शाम का समय था। हम सब लॉन में बैठे चाय पी रहे थे। भाभी पापड़ तलने बावर्ची खाने में गई थी। बावर्ची ने पापड़ ला कर दिए। भैया को बादामी पापड़ अच्छे लगते थे।
उन्होंने भाभी की तरफ देखा और झट उठकर भाभी पापड़ तलने चली गईं। हम लोग मज़े से चाय पीते रहे। हाय, भाभी थी कि फरिश्ता। मैं तो कॉलेज से आकर बावर्ची खाने में जाने पर किसी तरह मजबूर नहीं की जा सकती थी। दूसरी बहनें भी लाइन में खड़ी थीं। फरीदा का मंगेतर आया था, वह उसकी तरफ जुटी हुई थी। रज़िया और शमीम अपने दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाने में व्यस्त थी। वह क्या पापड़ तलती, और हम सब तो बाबुल के आंगन की चिड़ियाँ थीं और उड़ने के लिए पर तोल रही थीं। धाए से फुटबॉल आकर भैया की प्याली में पड़ी। हम सब उछल पड़े। भैया मारे गुस्से के भन्ना उठे। कौन बाजी है? उन्होंने जिधर से गेंद आई थी उधर मुंह करके डांटा। बिखरे हुए बाल, गोल मोल सर और बड़ी बड़ी आंखें ऊपर से झांकी। एक छलांग में भैया मुंडेर पर थे और मुजरिम के बाल उनकी पकड़ में। ओह! एक चीख गूंजी और दूसरे पल भैया ऐसे उछलकर अलग हो गए जैसे उन्होंने बिच्छू के डंक पर हाथ डाल दिया हो या अंगारा पकड़ लिया हो। सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, वह हकला रहे थे। हम सब दौड़कर गए। देखा तो मुंडेर के उस तरफ एक दुबली पतली नागिन सी लड़की सफ़ेद कपड़ों में मर्द की तरह कटे हुए बालों में पतली पतली उंगलियां फेर कर खिसियानी हंसी हंस रही थी। और फिर हम सब हंसने लगे। भाभी पापड़ों की प्लेट लिए अंदर से निकली और बगैर पूछे यह समझकर हंसने लगी कि ज़रूर कोई हंसने की बात हुई होगी। उसका ढीला पेट हंसने में फुदकने लगा और जब उसे पता हुआ कि भैया ने शबनम को लौंडा समझकर उसके बाल पकड़ लिए तो वह और भी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी कि कई पापड़ के टुकड़े घास पर बिखर गए। शबनम ने बताया कि वह उसी दिन अपने चचा खालिद जमील के यहाँ आई है। अकेले जी घबराया तो फुटबॉल ही लुढ़काने लगी, जो किस्मत से भैया जी की प्याली पर आन गिरी। शबनम भैया को अपनी तीखी मस्कारा लगी आंखों से घूर रही थी। भैया सन्नाटे में उसे तक रहे थे। एक करंट उन दोनों के मध्य दौड़ रहा था। भाभी इस करंट से कटी हुई जैसे कोसों दूर खड़ी थीं। उसका फुदकता हुआ पेट सहम कर रुक गया। हंसी ने उसके होठ पर लड़खड़ाकर दम तोड़ दिया। उसके हाथ ढीले हो गए और सपनों की दुनिया में लौट आए। शबनम फुदक कर मुंडेर पर चढ़ गई। आइए, चाय पी लीजिए। मैंने ठहरी हुई फिजा को धक्का देकर आगे खिसकाया। एक लचक के साथ शबनम ने अपने पैर मुंडेर के उस पार से इस पार झुलाए। सफ़ेद छोटे छोटे पैर हरी घास पर फाख्ता के जोड़े की तरह ठुमकने लगे, मगर आंखें जैसे काली कटोरियों में किसी ने शहद भर दिया हो। नींबू के रंग का ब्लाउज में वह बिल्कुल किसी अमेरिकी इश्तहार का मॉडल मालूम हो रही थी। भाभी से कोई फुट भर लंबी लग रही थी। असल में मुश्किल से 2 इंच ऊंची होगी। उसकी हड्डी बड़ी नाजुक थी, इसीलिए कमर तो ऐसी कि छल्ले में पिरो लो। भैया कुछ गुमसुम से बैठे थे। भाभी उन्हें ऐसे तक रही थी जैसे बिल्ली पर तोलते हुए परिंदे को घूरती है कि जैसे ही फड़फड़ाए बढ़कर दबोच ले। उसका चेहरा तमतमा रहा था, होठ भिजे हुए थे, नथुने फड़फड़ा रहे थे। इतने में मुन्ना आकर उसकी पीठ पर धम से कूदा। वह हमेशा उसकी पीठ पर ऐसे कूदा करता था जैसे वह गुदगुदा सा तकिया हो। भाभी हमेशा ही हंस दिया करती, मगर आज उसने चटाक पटाक 2 4 चांटे जड़ दिए। शबनम परेशान हो गई। अरे, अरे रोकिए ना, उसने भैया का हाथ छू कर कहा। बड़ी गुस्सा करने वाली है आपकी मम्मी, उसने मेरी तरफ मुंह फेर कर कहा। परिचय कराना अजीब सा लगता था। वह तो सूरत से ही घर की बहू लगती थी। शबनम की बात पर हम सब ठहाका मारकर हंस पड़े। भाभी मुन्ने का हाथ पकड़कर घसीटते हुई अंदर चली गईं। अरे, यह तो हमारी भाभी हैं। मैंने भाभी को धम धम जाते हुए देखकर कहा। भाभी? शबनम आश्चर्यचकित होकर बोली। उनकी, भैया की बीवी। ओह! उसने संजीदगी से अपनी नज़रें झुका ली। मैं मैं समझी। उसने बात अधूरी छोड़ दी। मगर डोंट बी सिली। शबनम हंसी। भैया भी उठकर चल दिए। खुदा की कसम, ओह ज़िहालत। नहीं,
भाभी शिक्षित हैं। 15 बरस की उम्र में उन्होंने ग्रेजुएशन किया था। इसका मतलब है वह मुझसे 3 साल छोटी हैं। मैं 26 साल की हूँ। तब तो बिल्कुल छोटी हैं। उफ़! और मैं समझी वह तुम्हारी मम्मी हैं। असल में मेरी आँखें थोड़ा कमज़ोर हैं, मगर मुझे ऐनक से नफ़रत है। बुरा लगा होगा उन्हें। नहीं, भाभी को कुछ बुरा नहीं लगता। बेचारे। कौन? कौन भाभी? न जाने मैंने क्यों कहा। भैया अपनी बीवी पर जान देते हैं, सफिया ने वकील बनकर कहा। बेचारी की बहुत बचपन में शादी कर दी गई होगी। 25-26 साल के थे। अगर मुझे तो मालूम भी ना था कि 20वीं सदी में बगैर देखे शादियां होती हैं। शबनम ने मुस्कुराकर कहा। तुम्हारा हर अनुमान गलत निकल रहा है। भैया ने भाभी को देखकर बेहद पसंद कर लिया था, तब शादी हुई थी। मगर जब वह कमल के फूल जैसी नाजुक और सुंदर थी, फिर यह क्या हो गया शादी के बाद? होता क्या, भाभी अपने घर की मालिका हैं, बच्चों की माँ हैं, कोई फिल्म एक्ट्रेस तो है नहीं। दूसरे भैया को सूखी मारी लड़कियों से घिन है। मैंने जाकर शबनम पर चोट की, वह बेवकूफ़ न थी। भाई चाहे मुझसे कोई प्यार करे या ना करे, मैं तो किसी को खुश करने के लिए हाथी का बच्चा कभी ना बनूं। ओह, माफ़ करना। तुम्हारी भाभी कभी बहुत सुंदर होंगी, मगर अब तो आपका सोचने का अंदाज भैया से अलग है। मैंने बात टाल दी, और जब वह बल खाती सीधी सुडौल टांगों के आगे पीछे झुलाती नन्हे नन्हे कदम रखती मुंडेर की तरफ जा रही थी, भैया बरामदे में खड़े थे। उनका चेहरा सफ़ेद पड़ गया और बार बार अपनी गुद्दी सहला रहे थे, जैसे किसी ने वहां जलती हुई आग रख दी हो। चिड़िया की तरह फुदक कर वह मुंडेर पर फलांग गई। पल भर को पलटकर उसने अपनी शरबती आंखों से भैया को तोला और छलावे की तरह कोठी में गायब हो गई। भाभी लॉन पर झुकी हुई प्यालियां समेट रही थी, मगर उसने एक नजर न आने वाला तार देख लिया, जो भैया जी और शबनम की निगाहों के मध्य दौड़ रहा था। एक दिन मैंने खिड़की में से देखा, शबनम स्कर्ट और सफेद गले का ब्लाउज पहने पप्पू के साथ नाच रही थी। उसका नन्हा सा कुत्ता टांगों में उलझ रहा था। वह ऊंचे ऊंचे कहकहे लगा रही थी। उसकी सुडौल सांवली टांगें हरी हरी घास पर थिरक रही थीं। काले रेशमी बाल हवा में छलक रहे थे। 5 साल का पप्पू बंदर की तरह फुदक रहा था, मगर वह नशीली नागिन की तरह लहरा रही थी। उसने नाचते नाचते नाक पर अंगूठा रखकर मुझे चिढ़ाया। मैंने जवाब में घूंसा दिखा दिया, मगर तुरंत ही मुझे उसकी निगाहों का पीछा करके मालूम हुआ यह इशारा वह मेरी तरफ नहीं कर रही थी। भैया बरामदे में आमकों की तरह खड़े गुद्दी सहला रहे थे और वह उन्हें मुंह चिढ़ाकर जला रही थी। उसकी कमर में बल पड़ रहे थे, कूल्हे मटक रहे थे, बाहें थरथरा रही थीं, हाथ एक दूसरे से जुदा कांप रहे थे। उसने सांप की तरह लब से जबान निकालकर अपने होठ को चाटा। भैया की आंखें चमक रही थीं और वह खड़े दांत निकाल रहे थे। मेरा दिल धक से रह गया। भाभी गोदाम में अनाज तुलवाकर बावर्ची को दे रही थीं। शबनम की बच्ची, मैंने दिल में सोचा, मगर गुस्सा मुझे भैया पर भी आया। उन्हें दांत निकालने की क्या ज़रूरत थी? उन्हें तो शबनम जैसी करंटियों से नफरत थी। उन्हें तो अंग्रेजी नाचों से घिन आती थी। फिर वह क्यों खड़े उसे तक रहे हैं? और ऐसी भी क्या बेसुधी कि उनका शरीर ताल पर कांप रहा था और उन्हें खबर ना थी। इतने में नौकर चाय की ट्रे लेकर लॉन पर आ गया। भैया ने हम सबको आवाज़ दी और नौकर से कहा, भाभी को भेज दें। शबनम को बुलावा देना पड़ा। मेरा तो जी चाह रहा था बिल्कुल उसकी तरफ मुंह फेर कर बैठ जाऊं, मगर वह मुन्ने को पीठ पर चढ़ाए मुंडेर फलांग कर आई, तो न जाने क्यों मुझे वह बिल्कुल मासूम लगी। वह घोड़े की चाल चलती हुई लॉन पर दौड़ रही थी। भैया ने मुन्ने को उसकी पीठ से उतारना चाहा, मगर वह और चिमट गया। अभी और घोड़ा चलो ना आंटी। नहीं बाबा, आंटी में दम नहीं, शबनम चिल्लाई। बड़ी मुश्किल से गोद में उठा लिया और भैया के हाथ पर जोर का थप्पड़ लगाया।
शर्म नहीं आती? इतने बड़े ऊँट की ऊँट छोटे से बच्चे पर हाथ उठाते हैं। भाभी को आता देखकर उसने मुन्ने को उनकी गोद में दे दिया। उसका चांटा खाकर भैया मुस्कुरा रहे थे। देखिए तो कितनी जोर से थप्पड़ मारा है। मेरे बच्चे को कोई मारता तो हाथ तोड़कर रख देती। उसने शरबत की कटोरियों में जहर घोलकर भैया को देखा और फिर हंस रहे हैं बेशरम। दम भी है जो हाथ तोड़ोगी। भैया ने उसकी कलाई मरोड़ दी। वह बल खाकर इतनी जोर से चीखी कि भैया ने कांप कर उसे छोड़ दिया और वह हंसते हंसते जमीन पर लौट गई। चाय के दौरान भी शबनम की शरारतें चलती रहीं। वह बिल्कुल कम उम्र छोकरियों की तरह मजाक कर रही थी। भाभी गुमसुम बैठी थी। आप समझे होंगे, शबनम के वजूद से डरकर भाभी अधिक मैली रहने लगी। पहले से भी अधिक खाती। हम सब तो हंस अधिक रहे थे, मगर वह सर झुकाए केक उड़ाने में व्यस्त थी। चटनी लगा लगा कर भुजिया निकल रही थी। सिके हुए टोस्टों पर ढेर सा मक्खन और जैम थोप खाए जा रही थी। भैया और शबनम को देख देख कर हम सब परेशान थे और शायद भाभी फिक्रमंद होंगी। वह अपनी परेशानी को मुर्गन खानों में दफन कर रही थी। उन्हें हर समय खट्टी डकारें आया करती, मगर वह चूरन खा खा कर पुलावो कोरमा हजम करती। वह सहमी सहमी नजरों से भैया और शबनम को हंसता बोलता देखती। भैया तो कुछ और भी लौंडे लगने लगे थे। शबनम के साथ वह सुबह और शाम समुद्र में तैरते। भाभी अच्छा भला तैरना जानती थी, मगर भैया को स्विमिंग सूट पहनी महिलाओं से नफरत थी। एक दिन हम सब समुद्र में नहा रहे थे। शबनम दो धज्जियां पहने नागिन की तरह पानी में बल खा रही थी। इतने में भाभी, जो देर से मुन्ने को खिला रही थी, आ गई। भैया शरारत के मूड में तो थे ही, दौड़कर उन्हें पकड़ लिया और हम सब ने मिलकर उन्हें पानी में घसीट लिया। जब से शबनम आई थी, भैया बहुत शरारती हो गए थे। एकदम से वह दांत किचकिचाकर भाभी को हम सबके सामने भींच लेते, उन्हें गोद में उठाने की कोशिश करते, मगर वह उनके हाथ में से मछली की तरह फिसल जाती। फिर वह खिसिया कर रह जाते, जैसे ख्यालों में वह शबनम को उठा रहे थे और भाभी कटी गाय की तरह शर्मिंदा होकर तुरंत कोई मज़ेदार डिश तैयार करने चली जाती। उस समय जो उन्हें पानी में धकेला गया तो वह गठड़ी की तरह लुढ़क गई। उनके कपड़े शरीर पर चिपक गए और उनके शरीर का सारा भौंडापन भयानक तरीके से उभर आया। कमर पर जैसे किसी ने कुछ लपेट दिया था। कपड़ों में वह इतनी भयानक नहीं मालूम होती थी। उफ ओ, कितनी मोटी हो गई हो तुम। भैया ने उनके कूल्हे का बोटा पकड़कर कहा। उफ, तोन देखो, बिल्कुल गामा पहलवान मालूम हो रही हो। हम्म, चार बच्चे होने के बाद कमर। मेरे भी तो चार बच्चे हैं। मेरी कमर तो डनलप का गद्दा नहीं बनी। उन्होंने अपने सुडौल शरीर को ठोक बजाकर कहा और भाभी मुंह फुलाए भीगी मुर्गी की तरह पैर मारती झुरझुरियां लेती, रेत में गहरे गहरे गड्ढे बनाती मुन्ने को घसीटती चली गई। भैया बिल्कुल बेफिक्र होकर शबनम को पानी में डुबकियां देने लगे, मगर वह कहाँ हाथ आने वाली थी। ऐसा अड़ंगा लगाया कि गड़ाप से औंधे मुंह गिर पड़े। जब नहाकर आए तो भाभी सर झुकाए खुबानियों के मुरब्बे पर क्रीम की तह जमा रही थी। उनके होठ सफ़ेद हो रहे थे और आंखें सुर्ख थीं। मोटे गाल कुछ और सूजे हुए लग रहे थे। लंच पर भाभी बेहद गमगीन थी, अतः बड़ी तेजी से खुबानियों का मुरब्बा और क्रीम खाने पर जुटी हुई थी। शबनम ने डिश की तरफ देखकर ऐसे फुरैरी ली जैसे खुबानियां ना हो, सांप बिच्छू हो। जहर है जहर, उसने सलीके से ककड़ी का टुकड़ा कुतरते हुए कहा और भैया भाभी को घूरने लगे, मगर वह मुरब्बा उड़ाती नहीं। हद है, उन्होंने नथुने फड़का कर कहा। भाभी ने कोई ध्यान न दिया और करीब करीब पूरी डिश पेट में उड़ेल ली। उन्हें मुरब्बा खाते देखकर ऐसा मालूम होता था जैसे वह ईर्ष्या के तूफान को रोकने के लिए बंद बांध रही हों। यह क्रीम चट्टानों की सूरत उठेंगी,
भैया जी और शबनम की मुस्कुराती हुई आंखों के टकराव से भड़कने वाले शोले इन पथरीली दीवारों को ना पिघला सकेंगे। खुदा के लिए बस करो। डॉक्टर भी मना कर चुका है। ऐसी भी क्या चटोरापन। भैया ने कह ही दिया। मोम की दीवार की तरह भाभी पिघल गई। भैया का नश्तर चर्बी की दीवारों को चीरता हुआ ठीक दिल में उतर गया। मोटे मोटे आंसू भाभी के फूले हुए गालों पर फिसलने लगे। सिसकियों ने शरीर के ढेर में जलजले पैदा कर दिया। दुबली पतली और नाजुक लड़कियां किस सुहाने अंदाज में रोती हैं, मगर भाभी को रोते देखकर बजाय दुख के हंसी आई थी, जैसे कोई रुई के भीगे हुए ढेर को डंडों से पीट रहा हो। वह नाक पोंछती हुई उठने लगी, मगर हम लोगों ने रोक लिया और भैया को डांटा। खुशामद करके वापस उन्हें बिठा लिया। बेचारी नाक सड़काती बैठ गई, मगर जब उन्होंने कॉफ़ी में 3 चमचा शक्कर डालकर क्रीम की तरह हाथ बढ़ाया तो एकदम ठिठक गईं। सहमी हुई नज़रों से शबनम और भैया की तरफ देखा। शबनम कठिनाई से अपनी हंसी रोके हुई थी। भैया मारे गुस्से के रुआंसे हो रहे थे। वह एकदम भन्ना कर उठे और जाकर बरामदे में बैठ गए। उसके बाद हालात और बिगड़े। भाभी ने खुल्लम खुल्लम ऐलान कर जंग कर दिया। किसी ज़माने में भाभी का पठानी खून बहुत गर्म था। छोटी सी बात पर हाथापाई पर उतर आया करती थी और अधिकतर भैया से गुस्सा होकर बजाय मुंह फुलाने की वह खूंखार बिल्ली की तरह उन पर टूट पड़ती, उनका मुंह खसोट डालती, दांतों से गिरेबान की धज्जियां उड़ा देती। फिर भैया उन्हें अपनी बाहों में जकड़कर बेबस कर देते और वह उनके सीने से लगकर प्यासी डरी हुई चिड़िया की तरह फूट फूट कर रोने लगती। फिर मिलाप हो जाता और झेपी खिसियाती वह भैया के मुंह पर लगे हुए खरोंचों पर प्यार से टिंचर लगा देती, उनके गिरेबान को रफू कर देती और मीठी मीठी शुक्रगुजार आंखों से उन्हें तकती रहती। यह तब की बात है जब भाभी हल्की फुल्की तीतरी की तरह थी। लड़ती हुई छोटी सी बिल्ली मालूम होती थी। भैया को उन पर गुस्सा आने की बजाय और प्यार आता, मगर जब उन पर गोश्त ने जिहाद बोल दिया, वह बहुत ठंडी पड़ गई थी। उन्हें प्रथम तो गुस्सा ना आता, और अगर आता भी तो तुरंत इधर उधर काम में लगकर भूल जाती। उस दिन उन्होंने अपनी भारी भरकम डील को भूलकर भैया पर हमला कर दिया। भैया केवल उनकी बोझ से धक्का खाकर दीवार से जा चिपके। रुई की गट्ठड़ को यूं लुढ़कते देखकर उन्हें बहुत घिन आई। न गुस्सा हुए, न बिगड़े, शर्मिंदा उदास, सर झुकाए कमरे से निकल भागे। भाभी वहीं पसर कर रोने लगी। बात और बढ़ी और एक दिन भैया के साले आकर भाभी को ले गए। तूफैल भाई भाभी के चचाजाद भाई थे। उन्हें देखकर वह बच्चों की तरह उनसे लिपटकर रोने लगी। उन्होंने भाभी को 5 साल बाद देखा था। वह गोल गेंद को देखकर थोड़ी देर के लिए सिटपिटाए। फिर उन्होंने भाभी को नन्ही बच्ची की तरह सीने से लगा लिया। भैया उस वक्त शबनम के साथ क्रिकेट का मैच देखने गए हुए थे। तुफैल ने शाम तक उनका इंतजार किया। वह न आए तो मजबूर होकर भाभी और बच्चों का सामान तैयार किया गया। जाने से पहले भैया घड़ी भर को खड़े खड़े आए। दिल्ली के मकान मैंने इनके महर में दिए। उन्होंने रुखाई से तुफैल से कहा। महर? भाभी थर थर कांपने लगी। हाँ, तलाक के कागजात वकील के द्वारा पहुंच जाएंगे, इसी में बेहतरी है। मगर बच्चे? यह चाहे तो उन्हें ले जाए, वरना मैंने बोर्डिंग में व्यवस्था कर दी है। एक चीख मारकर भाभी भैया पर झपटी, मगर उन्हें खसोटने की हिम्मत न पड़ी। सहम कर ठिठक गई और फिर भाभी ने अपने औरतपन की पूरी तरह बेआबुराई कर डाली। वह भैया के पैरों पर टूट गई, नाक रगड़ डाली। तुम मुझसे शादी कर लो, मैं कुछ न कहूँगी, मगर खुदा के लिए मुझे तलाक न दो। मैं यूं ही जिंदगी गुजार दूंगी, मुझे कोई शिकायत न होगी।
मगर भैया ने नफरत से भाभी के थुल थुल करते हुए शरीर को देखा और मुंह मोड़ लिया। मैं तलाक दे चुका हूं, अब क्या हो सकता है? मगर भाभी को कौन समझाता। वह बिलबिलाए चली गई। बेवकूफ, तुफैल ने एक ही झटके में भाभी को जमीन से उठा लिया। गधी कहीं की, चल उठ। और वह उसे घसीटते हुए ले गए। क्या दर्दनाक समा था। बच्चे फूट फूट कर रोने में भाभी का साथ दे रहे थे। अम्मा खामोश एक एक का मुंह तक रही थी। अब्बा की मौत के बाद उनकी घर में कोई हैसियत नहीं रह गई थी। भैया सब कुछ थे, बल्कि हम सबके संरक्षक थे। अम्मा उन्हें बहुत समझाकर हार चुकी थीं। उन्हें इस दिन की अच्छी तरह खबर थी, मगर क्या कर सकती थीं। भाभी चली गई। माहौल ऐसा खराब हो गया कि भैया और शबनम भी शादी के बाद हिल स्टेशन पर चले गए। 7-8 साल गुजर गए। कुछ कम या अधिक ठीक अंदाज़ा नहीं। हम सब अपने अपने घरों की हुई। अम्मा का इंतकाल हो गया। अब्बा की मौत के बाद वह बिल्कुल गुमसुम होकर रह गई थी। उन्होंने भाभी की तलाक पर बहुत रोना पीटना मचाया, मगर भैया के मिजाज से वह परिचित थे। वह कभी अब्बा की नहीं सुनते थे। कमाऊ पूत अपना आप मालिक होता है। घर उजड़ गया। भरा हुआ घर सुनसान हो गया। सब इधर उधर उड़ गए। 7-8 साल आंख झपकते न जाने कहाँ गुम हो गए। कभी साल 2 साल में भैया की कोई खैर खबर मिल जाती। वह अधिकतर हिंदुस्तान से बाहर मुल्कों के फेरों में उलझे रहे। मगर जब उनका खत आया कि वह बम्बई आ रहे हैं, तो भूला बिसरा बचपन फिर से जाग उठा। भैया जी ट्रेन से उतरे तो हम दोनों बच्चों की तरह लिपट गए। शबनम कहीं नजर न आई। उनका सामान उतर रहा था। जैसे ही भैया से उसकी खैरियत पूछने को मुड़ी, धप से एक वजनी हाथ मेरी पीठ पर पड़ा और कई मन का गरम गरम गोश्त का पहाड़ मुझसे लिपट गया। भाभी, मैंने प्लेटफॉर्म से नीचे गिरने से बचने के लिए खिड़की में झूल कर कहा। जिंदगी में मैंने शबनम को कभी भाभी ना कहा था। वह लगती भी तो शबनम ही थी। मगर आज मेरे मुंह से अपने आप भाभी निकल गया। शबनम की फुआर इन कुछ सालों में गोश्त और पोश्त का थोदा कैसे बन गई। मैंने भैया की तरफ देखा। वह वैसे ही लंबे कद और छरेरे थे। एक तोला गोश्त ना इधर ना उधर। वही कम उम्र लड़कों जैसे घने बाल। बस 2-4 सफ़ेद चांदी के तार कनपटियों पर झांकने लगे थे, जिनसे वह और भी सुंदर और सम्मानित मालूम होने लगे थे। वैसे के वैसे चट्टान की तरह जमे हुए थे। लहरें तड़प तड़प कर चट्टान की ओर लपकती हैं, अपना सर उसके कदमों में दे मारती हैं, पास पास होकर बिखर जाती हैं, दम तोड़ देती हैं, हार थक कर वापस लौट जाती हैं। कुछ वही उसके कदमों में दम तोड़ देती हैं और नई लहरें फिर सरफरोशी के इरादे से समेटे चट्टान की तरह खींची चली आती हैं। और चट्टान इन सजदों से दूर व्यंग्य से मुस्कुराता रहता है, अटल, लापरवाह और बेरहम। जब भैया ने शबनम से शादी की तो सबने ही कहा था, शबनम आज़ाद लड़की है, पक्की उम्र की। शहनाज भोली और कम उम्र थी, भैया के काबू में आ गई। यह नागिन उन्हें डसकर बेसुध कर देगी, उन्हें मज़ा चखाएगी। मगर मज़ा तो लहरों को केवल चट्टान ही चखा सकती है। बच्चे बोर्डिंग में हैं, छुट्टी नहीं थी उनकी। शबनम ने खट्टी डकारों भरी सांस मेरी गर्दन पर छोड़कर कहा, और मैं हैरत से इस गोश्त के ढेर में उस शबनम की फुआर को ढूंढ रही थी, जिसने शहनाज के प्यार की आग को बुझाकर भैया के कलेजे में नई आग भड़का दी। मगर यह क्या, बजाय उस आग में खुद भस्म हो जाने के भैया तो और भी सोने की तरह तपकर निखर आए थे। आग खुद अपनी तपिश में भस्म होकर राख का ढेर बन गई थी। भाभी तो मक्खन का ढेर थी, मगर शबनम तो झुलसी हुई मटियाली राख थी। उसका सांवला गंदुमी रंग मरी हुई छिपकली के पेट की तरह और पीला हो चुका था।
वह शरबत घुली हुई आंखें गंदली और बेरौनक हो गई थीं। पतली नागिन जैसी लचकती हुई कमर का कहीं दूर दूर तक पता न था। वह हमेशा हामिला जैसी मालूम होने लगी थी। उसके चेहरे पर पहले से अधिक पाउडर छुपा हुआ था। आंखें मस्कारा से लुथड़ी हुई थीं। भवें शायद गलती से अधिक नुच गई थीं, जब ही इतनी गहरी पेंसिल घिसनी पड़ी थी। भैया रिट्स में ठहरे। रात को डिनर पर हम वहीं पहुंच गए। कैबरे अपने पूरे उत्थान पर था। मिश्री सुंदरी अपनी छाती जैसे पेट को मरोड़ियां दे रही थी। उसके कुल्हे गोलाई में लचक रहे थे। सुडौल मरमरी बाजू हवा में थरथरा रहे थे। बारीक कपड़े में से उसकी टांगें हाथी दांत के तराशे हुए सतूनों की तरफ फड़क रही थीं। भैया की भूखी आंखें उसके जिस्म पर बिच्छुओं की तरह रेंग रही थीं। वह बार बार अपनी गुद्दी पर अनजानी चोट सहला रहे थे। भाभी जो कभी शबनम थी, नर्तकी की तरह लहराई हुई बिजली थी, जो एक दिन भैया के होश पर गिरी थी, आज रेत के तोदे की तरह भसकी बैठी थी। उसके मोटे मोटे गाल खून की कमी और स्थायी रूप से बदहाजमी के कारण मम्मी की तरह पीले हरे हो रहे थे। लाइट्स के प्रकाश में उसका रंग देखकर ऐसा मालूम हो रहा था जैसे किसी अनजान नाग ने डस लिया हो। नर्तकी के कुल्हे तूफान बरपा रहे थे और भैया जी के दिल की नाव उस भंवर में फेरियां खा रही थी। 5 बच्चों की शबनम जो अब तेजी से भुना हुआ मुर्ग हड़प कर रही थी। ऑर्केस्ट्रा ने एक भरपूर सांस खींची। साज कराहे ड्रम का दिल गूंज उठा। नर्तकी की कमर ने आखिरी झकोले लिए और निढाल होकर मरमरी फर्श पर फैल गई। हॉल तालियों से गूंज रहा था। शबनम की आंखें भैया जी को ढूंढ रही थी। बैरा ताज़ा क्रीम का जग ले आया। बेख्याली में शबनम ने प्याला रसभरियों से भर लिया। उसके हाथ कांप रहे थे। आंखें चोट खाई हुई हिरनियों की तरह परेशान चौकड़ियां भर रही थीं। भीड़ भाड़ से दूर हल्के अंधेरी बालकनी में भैया खड़े सिगरेट सुलगा रहे थे। उनकी निगाहें नर्तकी की नशीली आंखों से उलझ रही थीं। शबनम का रंग उड़ा हुआ था और वह एक बेडौल पहाड़ की तरह गुमसुम बैठी थी। शबनम को अपनी तरफ आते देख भैया नर्तकी का हाथ थामे अपनी मेज की तरफ लौट आए और परिचय कराया। मेरी बहन। उन्होंने मेरी तरफ इशारा किया। नर्तकी ने लचक कर मेरे वजूद को मान लिया। मेरी बेगम। उन्होंने ड्रामाई अंदाज में कहा, जैसे कोई मैदान जंग में खाया हुआ जख्म किसी को दिखा रहे हों। हक्का बक्का रह गई, जैसे उसकी जीवन संगनी को नहीं, खुद उनकी लाश को खून में रंगे देख लिया हो। वह शबनम को घूरने लगी। फिर उसने अपने कलेजे की सारी ममता अपनी आंखों में डूबकर भैया की तरफ देखा। उसकी एक नज़र में लाखों कहानियां छुपी थीं। उफ, यह हिंदुस्तान में जिहालत से कैसी कैसी प्यारी हस्तियां रस्म और रिवाज पर कुर्बान की जाती हैं, पूजने के योग्य हैं वह लोग और काबिल रहम भी जो ऐसी ऐसी सजाएं भुगतते हैं। शबनम अर्थात मेरी भाभी ने नर्तकी की निगाहों में यह सब कुछ पढ़ लिया। उसके हाथ कांपने लगे। परेशानी छुपाने के लिए उसने क्रीम का जग उठाकर रसभरियों पर उड़ेल दिया और जुट गई। बेचारे भैया जी, हैंडसम और मजलूम, सूरज देवता की तरह सुंदर और रोमांटिक, शहद भरी आंखों वाले भैया जी चट्टान की तरह अटल। एक अमर शहीद का रूप सजाए बैठे मुस्कुरा रहे थे। एक लहर चूर चूर उनके कदमों में बड़ी दम तोड़ रही थी। दूसरी नई नवेली लचकती हुई लहर उनकी पथरीली बाहों में समाने के लिए व्याकुल थी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। थैंक यू।